दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि आईपीओ खरीदने से पहले आपको कौन सी 10 चीज़ें करनी चाहिए ताकि जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विथ रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 के क्रैश के बाद से मार्केट में बहुत तेज़ रिकवरी हुई है और सारे के सारे शेयर्स, चाहे वे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन सब में तेज़ी देखने को मिल रही है और सब ने हमें अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर दिया है। इसी तेज़ी के बीच आईपीओ के आने का सिलसिला भी चालू है और सिर्फ कुछ आईपीओ को छोड़ दिया जाए तो करीब सारे ही आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी मिली है और इसी को देखते हुए सारी कंपनियां इसे भुनाने में लगी हुई हैं और बाज़ार में एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं। अब जहां कुछ आईपीओ ने लोगों को बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन दिया है, वहीं पर कुछ आईपीओ में लोगों के पैसे भी डूबे हैं। अब इस साल सिर्फ पहले 6 महीनों की बात की जाए तो भारतीय कंपनियों ने आईपीओ से 27,417 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं, जो कि कम से कम एक दशक में सबसे अधिक है। हालांकि अधिकांश आईपीओ में फंड का इस्तेमाल मौजूदा पीई या वीसी फंड या मौजूदा शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स से बाहर निकलने की पेशकश के लिए किया गया था और आने वाले महीनों में भी बड़ी संख्या में आईपीओ आने वाले हैं। तो वर्ष 2021 को भारत में आईपीओ में निवेश करने के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष माना जा रहा है। 2020 में लिस्ट हुए आईपीओ अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं कुछ आईपीओ में 400% तक का गेन भी दिख रहा है। पेटीएम, नायका, बजाज एनर्जी, एलआईसी जैसे कुछ बड़े नाम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले बाजार में आने वाले हैं। हालांकि लोगों को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार के जैसे ही आईपीओ में भी रिस्क होता है और आईपीओ में निवेश से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं 10 बातों को बताने वाली हूँ कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज रीड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली होती है तो वो अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी सेबी के पास फाइल करती है, जिसमें कि कंपनी की सारी जानकारी होती है। अब डीआरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी आईपीओ से जुटाने वाले फंड का उपयोग किस तरह से करना चाहती है और हर कंपनी को जो भी अपना आईपीओ लाना चाहती है उन्हें डीआरएचपी की प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। तो इस तरह हम अगर कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ें तो उससे हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, मतलब आय का उपयोग। अब कंपनी आईपीओ के जरिए फंड रेज करती है तो इसका उपयोग वो किस तरह से करने वाली है। तो यदि कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने डेट को ख़त्म करना है तो ये आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिहाज से आकर्षक विकल्प नहीं है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव आंशिक रूप से अपने डेट को भुगतान करना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ करना है और अपने सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए कंपनी फंड रेज कर रही है, तो ये दर्शाता है कि फंड वास्तव में बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा और ये निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको आईपीओ से ये पता चले कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए फंड रेज करना चाहती है, अगर वो फंड को बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज़ करने वाली है, तो ऐसे आईपीओ में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और निवेश के दृष्टिकोण से भी ऐसे आईपीओ अच्छे माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके नेचर को समझना चाहिए। जब आप बिजनेस को समझ लेते हैं, अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं तो आप ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की डिमांड और उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है। क्या कंपनी में कैपेसिटी है कि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, और अगर आप इन सब बातों को समझ लेते हैं तो ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी क्लियर नहीं है तो आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगर ऐसे आईपीओ में आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईपीओ में लॉन्ग टर्म होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो इस तरह के आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियर हो, आने वाले फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखे, ऐसे आईपीओ इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से अच्छे माने जाते हैं। चौथा पॉइंट है प्रमोटर्स बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट टीम। अब इन्वेस्टर को ये भी चेक करना चाहिए कि अभी कंपनी के जो प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है उनमें कौन कौन लोग हैं और उन्होंने कंपनी में अपना क्या योगदान दिया है,
क्योंकि कंपनी का पूरा दारोमदार उन्हीं पर होता है। इनके पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करना चाहिए कि उन्होंने कैसा काम किया है और वे जिस कंपनी में काम करते थे उनमें उन्होंने किस तरह की ग्रोथ दिखाई है। तो इस तरह कंपनी के प्रमोटर्स के बैकग्राउंड और मैनेजमेंट टीम को भी देखना चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि उन पर किसी तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा हुआ है। उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। 5वां पॉइंट है कंपनीज पोटेंशियल्स इन द मार्केट। अब जब किसी कंपनी को आईपीओ आने वाला होता है तो उस समय कंपनी के पोटेंशियल को भी एनालाइज किया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अगर कंपनी में पोटेंशियल होगा तो ही वे इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर कंपनी फंड रेज करने के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ के समय किए गए इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आईपीओ लाने वाली कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ के लिए अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी में वो पोटेंशियल है कि आने वाले फ्यूचर में वो ग्रोथ दिखा सकती है तो ऐसे आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा 6ठा पॉइंट है की स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। अब निवेशक डीआरएचपी से कंपनी के की स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि कंपनी की अपनी इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है और इससे ये तय किया जा सकता है कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी और इसके आधार पर आपको डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी का फ्यूचर में कैसा ग्रोथ होने वाला है। अब कंपनी के की स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी से हमें उसका फ्यूचर नज़र आता है, तो इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा या अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसमें कितना गेन मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्थ एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अब जब हम किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को भी चेक करना चाहिए। कंपनी के पिछले कुछ सालों के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखिए कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस है। कंपनी में अच्छी ग्रोथ है या कंपनी लॉस में है। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब जब हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी का जो ऑफर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। और आईपीओ खरीदने से पहले हमें कंपनी के इंडस्ट्री पैरामीटर्स और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की वैल्यूएशंस अच्छी हैं, तो ऐसे आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है कंपेरेटिव वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस को चेक कर रहे हैं तो हमें उनको उनकी पीयर कंपनियों से कंपेयर करके स्टडी करना चाहिए और कंपनी की डीआरएचपी को पीयर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स और वैल्यूएशन से कंपेयर करना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी अपने पीयर कंपनियों के आसपास है या नहीं है। कंपनियों का जो वैल्यूएशन होता है वो उनके पीयर कंपनियों से थोड़ा बहुत 19-20 होना चाहिए। कंपनी की यदि वैल्यूएशन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन है, कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा नहीं लगता है उनके पीयर कंपनियों के मुकाबले में, तो ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियो है वो उसके पीयर कंपनियों के मुकाबले में कम है या बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यूएशंस डाउन है, तो ऐसे कंपनियों के आईपीओ में हमें यदि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे कंपनियों के आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। 9वां पॉइंट है मेजर रिस्क फैक्टर्स। अब कंपनी के जब डीआरएचपी को हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कंपनी का क्या रिस्क फैक्टर है। तो कंपनी के जब डीआरएचपी को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन है या फिर कंपनी के पास क्या लायबिलिटीज़ है, इन सब का भी पता चल जाता है। और इनसे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी के फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं या कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसके फ्यूचर बिजनेस के लिए ख़तरा बन सकती है, तो फिर ऐसे आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 10वां पॉइंट है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट होरिजोन। अब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होरिजोन क्लियर होना चाहिए कि वह अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या वह लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा है
या फिर वो शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टाइम स्ट्रेटजी यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड होती है, वहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस के फंडामेंटल्स पर डिपेंड होता है। तो इस तरह आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर हम उसे लॉन्ग टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले हैं। अगर लिस्टिंग गेन के लिए तो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड होता है। अगर मार्केट उस दिन अच्छा है, मार्केट में तेज़ी है, तो आपको अच्छी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट में किसी वजह से मार्केट लाल निशान में चला जाता है, मार्केट में थोड़ी मंदी या थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, तो ऐसे में हमें लिस्टिंग गेन कम मिलने की संभावना होती है। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसे आप लॉन्ग टाइम होल्ड करके अच्छा गेन कमा सकते हैं। इन सब बातों के अलावा इन्वेस्टर्स को खुद की रिसर्च भी ज़रूर करनी चाहिए कि कंपनी कैसी है, और इसके बाद ही आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब जहां कभी कभी आईपीओ के जरिए शेयर्स को बाई करना ग्रेट अपॉर्चुनिटी साबित होता है, वहीं कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आप उसकी पूरी वैल्यूएशंस को चेक कीजिए और कंपनी की वैल्यूएशन के पीछे के असली वर्थ को चेक कीजिए, और उसके बाद ही आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ कीजिए। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते समय अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से एक टाइमिंग का खेल है कि कब आप मार्केट में इंटर होते हैं और कब आप एग्जिट होते हैं। कभी कभी आईपीओ के समय एंट्री करना अच्छा होता है, तो कभी कभी वेट करना अच्छा होता है। तो इस तरह हमने आज 10 पॉइंट को देखा कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किन 10 बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन 10 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक कंपनी को एनालाइज कर पाते हैं कि कंपनी कैसी है, उसके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या उसमें कमियां हैं, कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या कंपनी लॉस मेकिंग है। तो इस तरह हम कंपनी की पूरी वैल्यूएशन निकाल पाते हैं। कंपनी का जो प्राइस हमें आईपीओ में जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए कैसा है, वो फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो इसके आधार पर हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, तो आज हमने यहाँ पर 10 पॉइंट को डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने देखा कि आपको आईपीओ खरीदने से पहले किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और तो अगर आप इन 10 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको आईपीओ के जरिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।